गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपन लाए हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वीडियो नंबर 2, जिसमें अपन बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा और डिस्क्राइब से पढ़ेंगे। तो अपना पहले अपन देखते हैं, जनरली कंसीडर करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अपना सब्जेक्ट का नाम क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो इसमें अपने को पता होना चाहिए मटेरियल क्या है, मटेरियल में कौन कौन से फोर्स आपस में बॉन्ड रहते हैं, फिर उसके बाद उन पे कौन कौन सा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उनके मटेरियल में क्या क्या डिफॉर्मेशन आएंगे। तो अपन सबसे पहले देखते हैं मटेरियल। तो द फर्स्ट पॉइंट इज मटेरियल आर ऑफ ए डिस्क्रीट नेचर सिंस दे आर मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन द केस ऑफ लिक्विड एंड gases, और in the case of solid material also fibers, crystal, granules, association of different material etc। भाई लिक्विड है तो उनमें वो अलग अलग टाइप के एटम से या मॉलिक्यूल से बने हैं, और ये सेम ही अपने जो अगर सॉलिड है तो वो फाइबर, क्रिस्टल, ग्रेनुअल से इन सब से बने हुए हैं। द फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन दीज कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, इनके बीच में जो फिजिकल इंटरेक्शन मतलब जो भी बॉन्ड हो रहा है उससे अपने को मटेरियल के बिहेवियर का पता चलता है। ठीक है, इट मे बी डिफाइंड एज द वे ऑफ मटेरियल डिफॉर्म्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेज। द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज इंटरेक्शन on macroscopic material behavior is studied by science like physics of solid state and has mostly been clarified at least from a qualitative point of view. However, due to the extreme complexity of the phenomena that influence material behavior, the quantitative description based on the elementary interaction is still a relatively young field of scientific activity. For this reason, इस कारण से the deductive quantification of the rheological behavior of material has only been successfully applied to some composite material। ठीक है, इसके बाद अपन इसमें नॉर्मली ये चीज़ आपके ज़्यादा काम आएगी नहीं। उसके बाद फंडामेंटल जो डेफिनेशन है वो अपन पढ़ेंगे कि फंडामेंटल डेफिनेशन कौन कौन सी है। ठीक है, तो इसमें अपन फंडामेंटल डेफिनेशन में पहले अपनी आती है इंटरनल फोर्सेज। इंटरनल फोर्सेज, तो फोर्सेज एक्सर्टेड बाय ए पार्ट ऑफ ए बॉडी or of a liquid mass on another part, these forces make an imaginary surface defined in the interior of the material or its mass। जैसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट काइंड आर एक्सियल एंड शेयर फोर्स एंड बेंडिंग एंड टॉर्जनल मूवमेंट विच एक्ट ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर मेंबर्स। ठीक है, मतलब जो अपने शेयर फोर्स लग रहा है, एक्सियल फोर्स लग रहा है, बेंडिंग या टॉर्जनल मूवमेंट लग रहा है, ठीक है, इन सब को अपने इंटरनल फोर्स में लगेंगे। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड काइंड वुड बी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसको बॉडी है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लग रहा है। ये सारे फोर्सेज अपने कौन से हो गए? इंटरनल फोर्सेज के सेकंड टाइप के फोर्सेज हो गए। ठीक है, तो पहले वो सरफेस फोर्सेज थे, और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सारे पॉइंट फोर्सेज हो गए। ये क्योंकि एक पॉइंट पे सेंटर पे लगते हैं इनके, तो ये सरफेस फोर्सेज नहीं हो। जब भी शेयर फोर्स है, कुछ और है, तो वो उस पर कौन से फोर्सेज हो गए? इंटरनल फोर्सेज। उसके बाद आता है एक्सटर्नल फोर्सेज। फोर्सेज एक्सर्टेड बाय एक्सटर्नल एंटिटी ऑन ए सॉलिड बॉडी और लिक्विड मास। बाहर से किसी बॉडी पे जो फोर्स लगाए जा रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेज हो गए। ठीक है, ये फोर्सेज भी दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। पहला सरफेस वाला, दूसरा मास एक्सटर्नल फोर्स। सरफेस वाला वही जो सरफेस पे लग रहा है, सरफेस एक्सटर्नल फोर्स हो गया, और जो पूरे मास पे लग रहा है वो मास एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो अपन पहले देखते हैं एक्सटर्नल सरफेस फोर्सेज। तो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बाउंड्री सरफेस ऑफ ए बॉडी। एग्जाम्पल ऑफ दीज इंक्लूडिंग द वेट ऑफ नॉन स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग, इक्विपमेंट etc, एक्टिंग ऑन इट्स स्ट्रक्चर, वाइंड लोड्स, बिल्डिंग, ब्रिज और अदर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, एरोडायनेमिक प्रेशर इन द फ्यूज विंग ऑफ ए प्लेन, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन द अपस्ट्रीम फेस ऑफ ए डैम। मतलब जैसे डैम बना हुआ है उस पे ऊपर वो पानी के कारण जो फोर्स लग रहा है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लग गया है, वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स है, और सरफेस पे लग रहा है तो एक्सटर्नल सरफेस फोर्स है। सिमिलरली एक्सटर्नल मास फोर्स की बात आती है, तो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द मास ऑफ ए सॉलिड बॉडी और लिक्विड। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल मास फोर्सेज आर द वेट ऑफ द मटेरियल ऑफ स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ अर्थ ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, या द इनर्शियल फोर्स है, जो इनर्शियल फोर्स लग रहा है, या अर्थक्वेक से लग रहा है, ये सारे फोर्सेज जो बॉडी पे लगते हैं वो अपने एक्सटर्नल मास फोर्स हो गए। अब मोशन की बात करते हैं, मोशन या डिफॉर्मेशन। अब अगर अपन कोई अपने पास वस्तु है, उसको धक्का दिया और उसमें मोशन आ गई, तो हो सकता है उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो और वो सीधी मोशन कर रही है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी मोशन।
तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ ए बॉडी विच डू नॉट चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इनसाइड द बॉडी। भाई अपने पास जैसे कोई एक बॉडी है, कोई मान लो एक रोड है, रोड को आप धक्का दिया उठा के लेके गए, तो उसमें मान लो पहला पॉइंट और लास्ट का पॉइंट आपने दो को चिन्ह मार्क कर लिए, क्या दूरी बढ़ने के साथ उनके बीच की डिस्टेंस आपस में बढ़ थोड़ी जाएगी? नहीं बढ़ेगी। क्लियर? भाई जैसे जैसे दूरी बढ़ी उनके बीच की डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है मतलब वो दोनों आपस में एक जगह फिक्स है, मतलब रोड पूरी का मूवमेंट हो रहा है, सिर्फ उस पार्ट के ऐसे डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा, खिंच नहीं रहा, तो उसको अपन क्या कह देते हैं? रिजिड बॉडी मोशन। बात आती है डिफॉर्मेशन की, तो जब अपन मान लो कोई चीज़ है उसमें कंप्रेस किया आप या कोई सा भी फोर्स लगाया, तो उस बॉडी की लंबाई बढ़ी है, लंबाई कम हुई है, डायमीटर बढ़ा है, डायमीटर कम हुआ है, तो मान लो लंबाई बढ़ी है। सपोज एक रोड को खींचा और उसकी लंबाई बढ़ गई, तो आपने जो दो पॉइंट पहले चिन्हित कर लो, आप मार्कर की सहायता से दो पॉइंट चिन्हित कर लिए रोड पे, अब उसको खींचा तो उसकी लंबाई बढ़ गई, तो वो उन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस भी तो बढ़ेगी। तो वो जो पार्ट जो बड़ा है उसको अपन क्या कहते हैं? बॉडी में डिफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई डिफॉर्मेशन। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेशन में पढ़नी है। सबसे पहले स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा सर टेंशन आती है तो स्ट्रेस आ जाता है, वो टेंशन ठीक है, वो सारा अलग मैटर है, उसको मत लो। ठीक है, तो स्ट्रेस से क्या होता है? जैसे अपन कोई चीज़ है, अपने पास कोई एक वस्तु है, ठीक है, उसमें अपन ने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वापस उसका रजिस्ट करेगी। अगर कोई भी चीज़ है उस पर अपन कुछ भी चीज़ अप्लाई करते हैं तो उसका रजिस्ट करेगी, तो रजिस्ट करेगी तो उसमें पार्टिकल जो भी होंगे उनमें एक इंटरनल फोर्स जनरेट हो जाता है, इंटरनल फोर्स जनरेट हो जाता है जो उसको रजिस्ट कर रहा है। तो इंटरनल फोर्स जो पर यूनिट एरिया होता है वो अपना क्या हो जाता है? स्ट्रेस हो जाता है। बात समझ में आ रही है? मतलब अपने पास कोई एक बॉडी है जिस पे अपन ने फोर्स लगाया तो उसने रेजिस्टेंस के स्वरूप एक इंटरनल फोर्स जनरेट किया, और इंटरनल फोर्स जनरेट किया तो उसके जैसे इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ तो वो वापस रेजिस्टेंस हुआ, तो उसमें वो रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, जो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, वो क्या हो गया? स्ट्रेस हो गया। ठीक है, सिमिलरली स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन क्या है? अब मान लो अपन बॉडी पे कोई फोर्स लगाया तो उसमें मान लो डिफॉर्मेशन आ रहा है, तो डिफॉर्मेशन आ रहा है तो वो चेंज, उसकी जो भी डायमेंशन है उसमें जो चेंज होगा डिवाइड में, उसकी जो डायमेंशन होगी उसको अपन क्या कह देंगे? स्ट्रेन कह देंगे। ठीक है, स्ट्रेन कई प्रकार की हो जाएगी, जैसे लॉन्गिट्यूडनल हो गई, लैटिट्यूडनल हो गई, शेयरिंग हो गई, ऐसे करके होती रहेगी। तो अपन इन सबको वन बाय वन पढ़ लेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, शेयरिंग स्ट्रेन क्या है, ये सब पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सब डिविजन ऑफ द मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। द मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का सब डिविजन करते हैं, तो इसमें क्या क्या है अपन एक बार देखते हैं। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सारी एक ही चीज़ है। ठीक है, इसी के बारे में अपने को पढ़ना है तो वो सेम ही चीज़ आती रहेगी। तो अपन एक बार ये देख लेते हैं कि सब डिविजन ऑफ द मैकेनिक्स। द मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल एम्स टू फाइंड रिलेशन बिटवीन द फोर मेन फिजिकल एंटिटीज। चार मेन एंटिटीज है, उनके बीच में जो फिजिकल जो रिलेशन होगा ना वो फाइंड करना ही इसमें अपना मेन लक्ष्य है सॉम में। ये मैंने पहले ही बताया, इसकी चार मेन एंटिटीज कौन कौन सी हो गई कि एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और डिफॉर्मेशन। कौन कौन सी हो गई? चार। फर्स्ट वन इज द एक्सटर्नल फोर्स, सेकंड इंटरनल फोर्स, थर्ड डिस्प्लेसमेंट और फोर्थ हो गया डिफॉर्मेशन। इन चारों के बीच में जो रिलेशन फाइंड करेंगे वही मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, अब जैसे अपन पहला है फोर्स स्ट्रेस रिलेशन से, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिलेशन बेस्ड ऑन ए फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन defines the mathematical entity which describe the stress tensor and relates its component with the external force। मतलब है जो भी अपन एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, ठीक है, और फोर्स अपन ने लगा दिया तो उसके बाद में इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ है, इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ उसको पर यूनिट निकाल के कैसे फोर्स से अपन स्ट्रेस फाइंड कर लेंगे, वो अपन पहला पढ़ेंगे। दूसरा डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रेन, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना डिफॉर्मेशन हुआ है, और उसका स्ट्रेन के बीच में रिलेशन। थर्ड वन इज द कॉन्स्टिट्यूटिव लॉ,
मतलब जो भी जैसे हुक्स लॉ है, ऐसे कौन से लॉ जो फॉलो करेंगे ये मटेरियल, उन सबको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो भी इसका मटेरियल है। आप पढ़ते जाइए और आपको जो भी डाउट होंगे उसको अपन आगे सॉल्व करते जाएंगे।